हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने विज्ञान विषय से रिलेटेड राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 4 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आपके राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न फिनिश हो जाएंगे। हमने बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करा दिया है। अगले वीडियो में हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्न को कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 91, कोशिका के कितने अंग होते हैं? तो कोशिका के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है कोशिका विधि, दूसरा होता है कोशिका द्रव्य और तीसरा होता है केंद्रक। कि कौन कौन से होते हैं? कोशिका विधि, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। नेक्स्ट है 92, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजिक ऊतक, तीसरा संवहन ऊतक, चौथा पेशीय ऊतक और पांचवा तंत्रिका ऊतक। तो उपकला, संयोजी, संवहन, पेशीय और तंत्रिका ऊतक 5 प्रकार के ऊतक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 93, जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं? तो जीवन की आधारभूत क्रियाएं कौन सी होती हैं? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण, समन्वय, वृद्धि और तथा प्रजनन। कौन कौन सी बताई गई हैं? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण, समन्वय, वृद्धि और प्रजनन। ये सारी जो क्रियाएं हैं ये जीवन की आधारभूत क्रियाएं। इनके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? 3 भागों में विभक्त किया गया है जीवधारियों की प्रजनन करने की विधियां को। पहला होता है वृद्धि प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन और तीसरा होता है लैंगिक। वृद्धि, अलैंगिक और लैंगिक। नेक्स्ट देखते हैं 95, सोलर पैनल का उपयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? सोलर पैनल का उपयोग विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ विद्युत नहीं है, रोशनी, वहाँ रोशनी, रेडियो, टीवी, जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ करते हैं सोलर पैनल का प्रयोग? हम उन क्षेत्रों में करते हैं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में लाइट की सुविधा नहीं है, बहुत कम लाइट आती है। तो वहाँ पर टीवी चलाने को, रेडियो चलाने को या जल पंप चलाने के लिए हम सोलर पैनल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 96, पवन ऊर्जा क्या है? वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। जब वायु गति करती है तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। गतिज ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है? बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जल जो बहता है वो एक गति से बहता है, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत माना गया। जो जल बहता है उसे हम विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। तो इसलिए जो बहता हुआ जल है वो ऊर्जा का स्रोत माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं 98, ज्वार भाटा ऊर्जा के किस प्रकार का स्रोत है? ज्वारीय लहरों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जा रही है। इस पर नवीन खोज और शोध कार्य भी चल रहे हैं। तो जो ज्वार भाटा होता है उनमें जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। उस गतिज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। ज्वार भाटा जो है वो नवीनीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जा रही है। इस पर अनेक शोध हो रहे हैं, अनेक खोजें हो रही हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्वारीय जल से विद्युत बनाई बिजली पैदा की जा सके और बिजली की कमी ना रहे देश में। नेक्स्ट है 99, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम: ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जाती है। चाहे ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। मतलब क्या नियम है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, केवल एक ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसका विनाश नहीं कर सकते। ऊर्जा ना तो न उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट की जाती है। ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है वो सदैव नियत ही रहती है। नेक्स्ट देखते हैं सरल मशीन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो कार्यों में सरलता, सुविधा
एवं तेजी से कार्य करने में सहायक हो सरल मशीन कहलाते हैं। कौन सी होती है सरल में? जिससे आसानी से, सुविधाजनक रूप से और जल्दी से हम कार्य कर सकें, वो हमारी सरल मशीन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सरल मशीन का एक उदाहरण है चाबी। सरल मशीन के प्रकार बताइए। उत्तोलक, पेच, घिरनी, झुकातल, पहिया और धुरी। ये 5 प्रकार हैं। उत्तोलक, पेच, घिरनी, झुकातल, पहिया और धुरी। घिरनी क्या है? घिरनी एक सरल मशीन है। यह चल एवं अचल दोनों तरह से व्यवस्थित हो सकती है। नेक्स्ट, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 104। विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसमें ये गलत लिखा हुआ है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से हमें सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं, वो हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 105। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3 और इसका उपयोग किस में किया जाता है? सबसे पहला, त्वचा को गोरा बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, त्वचा को नमी मुक्त रखने के लिए किया जाता है। तीसरा, खाद्य पदार्थों में खमीर के लिए किया जाता है। केक के लिए किया जाता है और ब्लीचिंग एजेंट के लिए किया जाता है। त्वचा को गोरा बनाने में, त्वचा को नमी मुक्त रखने में, खाद्य पदार्थों में जो खमीर उठाया जाता है वो भी हम बेकिंग सोडे के उपयोग से करते हैं। केक में भी डाला जाता है, जिससे कि केक में भी खमीर उठ जाता है और केक सॉफ्ट हो जाता है। और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी हम बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 106। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी में B1, B2, B3, विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंथेनिक एसिड, विटामिन B6, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12। मतलब सी और बी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहते हैं। यहाँ पर ये कैल्सीफेरॉल सही लिखा हुआ है, ऊपर जो कैल्सीफेरॉल दे रखा है ये आपको गलत दे रखा है। आप नीचे वाले को देख सकते हैं, नीचे वाला कैल्सीफेरॉल सही दे रखा है। और विटामिन ई, टोकोफेरॉल और विटामिन के, तो जल में जो होते हैं विटामिन घुलनशील वो सी और बी होते हैं। उसके अलावा जो भी बचे हुए विटामिन है वो सब हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है 107। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? तो घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में स्थित ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, क्योंकि वो गति नहीं करती है, एक स्थिति में ऊर्जा एकत्रित होती है, इसलिए हम उसे स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है केसरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखे। तो केसरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंग होते हैं उत्सर्जन, फेफड़ा, गुर्दा और त्वचा। कौन कौन से होते हैं? उत्सर्जन, फेफड़ा, गुर्दा और त्वचा। नेक्स्ट है 109। कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई क्या है? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगने पर वस्तु में बल की दिशा 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है तो उसे कार्य कहते हैं। जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। कहने का तात्पर्य है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसकी दिशा में या स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। कार्य की इकाई जूल होती है। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज का पार्ट 5 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके बाद हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेके आएंगे। अगर अब वो आप उसे देखना चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।